नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्यूचर क्लासेज पर। आज अपन एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करेंगे जिसने पूरे यूरोप के इतिहास को बदल के रख दिया था। जिसने ब्रिटेन को झुकाने में सफलता हासिल की थी, यहाँ तक कि उसने अपने लीडरशिप स्किल के दम पे फ्रांस की इतनी बड़ी क्रांति होने के बावजूद फिर से राज शासन स्थापित करने में भी सफलता हासिल की। जी हाँ, अपन बात नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में। जी हाँ, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी लीडरशिप स्किल सबसे बेहतरीन थी, एक महान सेनापति था और बहुत अच्छा एक योद्धा भी था। ठीक है, काफ़ी इसके बारे में लिखा भी गया है, काफ़ी इनके बारे में भी रहस्य है चीज़ें। इनकी मौत कैसे हुई, कुछ ने बताया स्टमक कैंसर से हुई, कुछ बताते हैं इनको मार दिया गया था, कुछ बताते हैं इनको जहर दे दिया गया था। आखिर तो होता क्या है, जब ये अपना अंतिम युद्ध जब हारते हैं तब इनको सेंट हेलेना आइलैंड पर भेज दिया जाता है। वहीं पे इनको 5 से 6 साल रखा जाता है और वहीं उसी दौरान उनकी बोनापार्ट का जन्म हुआ था 15 अगस्त 1769 को। अजासियो शहर क्रोशिया का फ्रांस में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम था कार्लो बोनापार्ट और माता का नाम था लेटिजिया रोमोलिना। इनके पिताजी एक राष्ट्रवादी नेता थे जो कि क्रोशिका का प्रतिनिधित्व करते थे फ्रांस के राज दरबार के अंदर। ठीक है, और इनके जब 9 साल के थे तो इन्होंने अपनी पढ़ाई आरंभ की थी। कैथोलिक धर्म से ये थे, तो इन्होंने कैथोलिक धार्मिक स्कूल से ही इन्होंने अपनी पढ़ाई शुरू की थी, ओटन स्कूल में। और आगे की पढ़ाई मिलिट्री स्कूल ब्रेन लेचेताओ में अपनी आगे की पढ़ाई इन्होंने पूर्ण की। इनके पिताजी राष्ट्रवादी नेता होने के साथ साथ काफ़ी कुलीन परिवार से भी थे, लेकिन इनका नेपोलियन एक्चुअली इनका कद थोड़ा छोटा था, 5 फीट 2 इंच के थे मात्र। ज़्यादा किसी से बोलते नहीं थे, काफ़ी मजाक उड़ाया जाता था, तो लोगों के साथ ज़्यादा बैठना इनको पसंद नहीं था। अकेले रहना पसंद करते थे, किताबों में काफ़ी इंटरेस्टेड थे पढ़ने वढ़ने में। और ज़्यादा वॉर गेम्स में इनको ज़्यादा पसंद था। लड़ना वड़ना इनको काफ़ी अच्छा लगता था। इसी की वजह से एक काफ़ी अच्छे लीडर बन पाए, एक वो अच्छे वॉर जनरल आखिर ये बन पाए, जिसकी वजह से न केवल फ्रांस की इकोनॉमी को ठीक किया इन्होंने, फ्रांस के लोगों को खुश किया। और यहाँ तक कि गृह युद्ध और बाहर इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ओर से इन्होंने फ्रांस को कुछ वक्त के लिए शांति दी, लेकिन ये ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाई। जी, आगे अपन इनके बारे में बात करते हैं। तो इनकी 1785 में जब ये एकेडमिक में स्टडी कर रहे थे तो इनके पिताजी की स्टमक कैंसर से मौत हो जाती है। तो इनकी मौत होने से सारा घर की जिम्मेदारी इनके कंधों पे आ जाती है। तो भैया ये छोड़ देते हैं, जो अपनी पढ़ाई है वो 2 साल की होती है, उसको कम समय में कंप्लीट करके घर लौटते हैं। वहीं पे 1706 में दूसरे लेफ्टिनेंट आर्मी में ये लेफ्टिनेंट बन जाते हैं अपने ही जन्म प्लेस। और फिर इनकी शादी होती है जोसेफिन डे बुरहने से। जोसेफिन की शादी ऑलरेडी पहले से हो रखी थी, ये एक विधवा महिला थी। इनके 2 बच्चे भी थे, लेकिन नेपोलियन से इनको कभी कोई बच्चा नहीं हुआ। नेपोलियन की एक शादी और होती है, मेरी लुई से भी इनकी शादी होती है, जो कि ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। 1810 के अंदर उनसे शादी होती है। लेकिन जब ये राजा बनते हैं, एम्परर बनते हैं, तो अपनी रानी जोसेफिन को ही बनाते हैं, बहुत प्यार करते हैं इनसे। लेकिन वीडियो थोड़ा लेंथी होगा क्योंकि इसमें हमें अपन को साथ में फ्रांस की क्रांति का बेसिक स्ट्रक्चर थोड़ा ढंग से समझना पड़ेगा, जिससे कि नेपोलियन के बारे में आप काफ़ी अच्छे से समझ पाओगे। तो वीडियो को पूरा देखना, आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन और नेपोलियन के बारे में एक अच्छी जानकारी होगी और आप बहुत अपना बेस्ट इसमें मतलब कर पाओगे किसी भी एग्ज़ाम में। तो चलो अपन थोड़ा फ्रेंच रिवॉल्यूशन को समझते हैं। फ्रेंच रिवॉल्यूशन एक्चुअली 10 साल का रहा था और किसी भी क्रांति के होने के पीछे मुख्यतः 3 से 4 कारण यही होते, इकोनॉमिकली, सोशल या पॉलिटिकली। ठीक है, तो आर्थिक रूप से फ्रांस काफ़ी कमज़ोर हो चुका था राजाओं की वजह से, राजनीति की वजह से। ठीक है, और तीसरा है सोशल सामाजिक तौर पे, क्योंकि फ्रांस को ऑलरेडी 3 स्टेट में बांट रखा था। 3 स्टेट मतलब फ्रांस के लोग 3 श्रेणियों में बंटे हुए थे। ठीक है, जिसे आप मध्यम वर्ग और निम्न कह सकते हो। इसी हिसाब से फ्रांस के लोगों को बांटा गया था राजाओं द्वारा। अब पहले अपन इकोनॉमिक कॉजेज को समझते हैं। तो लुई 14 जो कि जिन्होंने फ्रांस, एक तो बहुविलासी और बहुत ही मतलब पैसे खर्च करने वाले राजा थे। अपनी ज़िंदगी मस्त, दुनिया पस्त, उन्हें कोई मतलब नहीं था फ्रांस के लोगों से। बस अपनी ज़िंदगी में पैसा उड़ाते थे, राजकोष से पैसा लेते पैसा उड़ाते। लुई 14 ने इस वर्साई के महल, जो कि फ्रांस से काफ़ी थोड़ा दूर बना हुआ था, वहाँ पे इसी महल में वो रहते थे और अपनी ज़िंदगी आसानी से जीते थे, जिसकी वजह से लोगों से इनका डिफरेंस होने लगा। लोगों की समस्याओं से इनको इनको कोई मतलब नहीं था, बस अपनी ज़िंदगी से मतलब था। और फिर लुई 15 आते हैं,
लुई 15 सप्तवर्षीय युद्ध में इंग्लैंड से बिजी रहते हैं, जिसकी वजह से फ्रांस की इकोनॉमी और ज़्यादा खराब होती गई और बहुत ज़्यादा खराब हो गई। अब यहाँ से ये हार जाता है फ्रांस इंग्लैंड से। लुई 16 आते हैं, वो अमेरिका स्वतंत्रता में ब्रिटेन के विरोध में खड़ा रहने की सोचते हैं। वो अमेरिका से बदला लेने के लिए क्या करते हैं कि ब्रिटेन से बदला लेने के लिए अमेरिका का साथ देते हैं। अब ब्रिटेन को डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से नहीं हरा सकता था, इनको पता था, तो इन्होंने अमेरिका को आर्मी भेजी, अमेरिका को मनी सपोर्ट किया, जिससे कि अमेरिका तो स्वतंत्र हुआ, लेकिन इनको कुछ नहीं मिला और इनका दिवालियापन लगभग हो चुका था। ये फ्रांस दिवालिया हो चुका था, राजकोष खाली हो चुका था, जनता के पास कुछ नहीं है, जनता से ज़्यादा टैक्स वसूले जा रहे थे। और राजा को कोई मतलब नहीं है जनता से, वो बस जनता पे टैक्स लगा रहा था और उसी टैक्स से भाई युद्ध करोगे टैक्स बढ़ा दो, और हानि हुई टैक्स बढ़ा दो। लेकिन इन चीज़ों को ठीक करने के लिए फिर एक बुलाया जाता स्टेट जनरल की बैठक। जी फ्रांस 3 स्टेट में विभाजित था, फर्स्ट स्टेट, सेकंड और थर्ड स्टेट। ठीक है, फर्स्ट स्टेट में वो लोग आते थे, पादरी लोग आते थे, ठीक है, जो चर्च को चलाते हैं, जो धार्मिक लोग थे वो आते थे, पोप लोग आते थे। सेकंड स्टेट में कुलीन परिवार के लोग आते थे या उच्च घराने के लोग आते थे, ठीक है। और थर्ड स्टेट में वो लोग आते थे जो कि मजदूर हैं, किसान हैं, ठीक है, उद्योगपति है, ये लोग आते थे थर्ड स्टेट में, या लॉयर्स है, ये सारे लोग आते थे थर्ड स्टेट में। अब इन पे कोई टैक्स नहीं, इनको विशेष अधिकार दिए गए राजाओं द्वारा। लुई 14 ने इनके विशेष अधिकार छीन लिए थे और इनके पास तो कुछ अधिकार थे ही नहीं। युद्ध राजा लड़ता था, सुख चैन राजा को चाहिए और टैक्स जनता पे बढ़ाए जा रहे हैं, एक लिमिटेड टैक्स के साथ ज़्यादा टैक्स लिए जा रहे हैं। ये चीज़ें चलती गई, ठीक है। अब जब फ्रांस पूर्णतः कर्जे में डूब चुका था, फ्रांस के पास जो ऋण लिया था उसको चुकाने की तो दूसरी बात होगी, उससे जो ब्याज इंटरेस्ट मिलता वही चुकाने की इनके पास क्षमता नहीं थी। तो राजा ने एक स्टेट जनरल की बैठक बुलाई जो 175 ईस्वी में पहली बार हुई थी, ठीक है। स्टेट जनरल की बैठक में थर्ड स्टेट के लोग ये चाहते थे कि हमें टैक्स से थोड़ी मुक्ति मिले, सेकंड स्टेट के लोग ये चाहते थे कि हमें टैक्स से मुक्ति मिले और हमें हमारे विशेष अधिकार वापस मिले जो कि लुई 14 ने हमसे छीन लिए थे। और फर्स्ट स्टेट के पास तो पावर तक थी, राजा को भी नियंत्रण फर्स्ट स्टेट के लोग ही करते थे। अब इनकी बैठक होती है, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट। अब पहले तो मताधिकार को लेके थर्ड स्टेट और इन दो स्टेटों के मध्य विवाद हो जाता है। मेजोरिटी का ये था कि पर स्टेट का एक ही वोट माना जाएगा, तो हर बार यही दो मेजोरिटी में रहते थे, क्योंकि एक वोट इसका, एक इनका और एक इनका, इनके दो हो जाते, इनका एक, तो हर बार मेजोरिटी में यही रहते। लेकिन इस बार थर्ड स्टेट ने इसका विरोध किया और कहा कि प्रत्येक स्टेट के प्रतिनिधियों का, सबका वोट दिया जाएगा कि हम संख्या में ज़्यादा होने के बावजूद अल्पमत में रहते हैं, इससे सही फैसला लिया जाएगा कि सारे तीनों स्टेट के सभी प्रतिनिधियों का एक एक वोट गिना जाए, जिससे कि सही निर्णय लिया जा सके। और फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट ने इसको मंजूरी नहीं दी, जिसकी वजह से थर्ड स्टेट ने इससे सभा का विरोध किया। और थर्ड स्टेट ने पूरे देश को अपने, केवल थर्ड स्टेट में, फर्स्ट स्टेट से 300 लोग आए थे, सेकंड से भी 300 प्रतिनिधि थे फर्स्ट सेकंड के, लेकिन थर्ड के 600 प्रतिनिधि थे। तो इन्होंने अपने आप को देश को प्रतिनिधि घोषित कर दिया और नेशनल असेंबली बनाई। और उसके रूप में पास में वर्साइल के पैलेस के बाद में टेनिस कोर्ट था, वहाँ पे जाके शपथ ली कि जब तक संविधान का निर्माण नहीं होगा भैया, तब तक हम नेशनल असेंबली को भंग नहीं करेंगे। ये इन्होंने शपथ ली, जबकि राजा ने बिल्कुल स्वीकार नहीं किया। अब आर्थिक स्थिति कमजोर, अब राजा को कुछ ना कुछ तो कदम उठाने थे। और राजा ने क्या किया कि 4 अगस्त 1789 को संविधान का निर्माण हुआ, और निर्माण होते ही लुई 16 ने इनको स्वीकृति प्रदान कर दी और नेशनल असेंबली रिप्लेस हो गए नेशनल कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का, अंदर इसको रिप्लेस किया गया और एक अलग से व्यवस्थापिका बनाई गई जिसमें 745 सदस्य थे जो कि देश के लिए कानून का कार्य करेंगे। ये व्यवस्थापिका ज़्यादा सक्सेस हो नहीं पाई क्योंकि कानून इनको ढंग से बनाए नहीं थे, तरीके से इन्होंने कानून का निर्माण किया नहीं था। अब 2 साल बाद में फिर से 1791 में लेजिस्लेटिव असेंबली का निर्माण होता है, ठीक है। अब यहाँ पे राष्ट्रीय जो ये नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है, इसको ख़त्म कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। राजा के अधिकार सीमित कर दिए गए,
ठीक है। और होता है ऐसा है कि अब जैसे ही राजा के अधिकार सीमित करते हैं, जिससे कि फ्रांस, अब राजा अपने आप से युद्ध नहीं कर सकता, और राजा संधि कोई भी किसी भी देश के साथ कोई संधि नहीं कर सकता, पूर्णतः राजा सिर्फ नाम मात्र का राजा रह गया था, अधिकार सारे लेजिस्लेटिव असेंबली के पास थे। अब इधर लेजिस्लेटिव असेंबली ने ऑस्ट्रिया और पर्शिया को कहा कि जो भी राज शासन के पक्षधर लोग हैं, फ्रांस से चले गए थे ऑस्ट्रिया पर्शिया, वहाँ पे आप उनको शरण नहीं दोगे। ये बात जब लेजिस्लेटिव असेंबली ने ऑस्ट्रिया को कही तो ऑस्ट्रिया ने बिल्कुल नहीं सुना और उनको शरण दी और लेजिस्लेटिव असेंबली की बातों को इग्नोर कर दिया। इसी बात से लेजिस्लेटिव असेंबली ने ऑस्ट्रिया और पर्शिया पर युद्ध की घोषणा कर दी, जिसमें लेजिस्लेटिव असेंबली को पूरी तरीके से हार मिली। और जब हार मिली तो फ्रांस के लोग अधिक गुस्सा हो गए, और जैसे ही गुस्सा हुए तो उन्होंने अपने राजा पे गुस्सा आया कि राजा ने कहीं ना कहीं सैन्य भेद पड़ोसी देशों को, ऑस्ट्रिया को, पर्शिया को या इन देशों को बता दिए, जिसकी वजह से हमारी हार हुई और ये आक्रमण कर देते हैं राज परिवार पे। अब राज परिवार जाता है लेजिस्लेटिव असेंबली के पास। लेजिस्लेटिव असेंबली इनको सुरक्षा तो देती है, लेकिन इन राजा पे फिर की जाती है कार्रवाई, जिनसे जिनसे होता क्या है कि इन राजा के प्रत्यक्ष में या राजा के पक्ष में जो रिजल्ट है वो जांच इन्हीं के खिलाफ निकलती है, राजा के खिलाफ निकलती है, तो राजा को आखिरतः गिलोटिन की सज़ा सुनाई जाती है। ठीक है। और फिर उसी के साथ लेजिस्लेटिव असेंबली का भी ख़त्म हो जाती है, राजा ख़त्म, और यहीं से राज शासन की समाप्ति हो जाती है। फिर निर्माण होता है द नेशनल कन्वेंशन का। 21 सितंबर 1792 को इसकी स्थापना की जाती है और फिर से नया संविधान लिखा जाता है। लेकिन इसके अंडर में एक कमेटी और बनाई जाती है जिसका नाम कमेटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी। जी, इसको बनाया जाता है एक्चुअली कि भाई फ्रांस का क्रांति के अंदर एक कोई ऐसी कमेटी होनी चाहिए जो शासन चलाए। ठीक है। उस वक्त फ्रांस की क्रांति में दो ग्रुप हिस्सा ले रहे थे, एक जेकोबियन ग्रुप था, एक जिरोडेंट ग्रुप था। ठीक है। दोनों ग्रुप फ्रांस की क्रांति में पूर्ण रूप से हिस्सा ले रहे थे, और जेकोबियन ग्रुप लोगों के पक्षधर थे, काफ़ी मतलब सही उदारवादी मतलब ग्रुप था। लेकिन जब कमेटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी में निर्माण हुआ तो जेकोबियन ग्रुप के अधिकतर लोग इसमें शामिल थे, जिसकी वजह से इस पर अधिक प्रभाव था जेकोबियन ग्रुप का। और रोबेस्पियर जो कि जेकोबियन ग्रुप के लीडर थे, उनका भी अधिक प्रभाव था। ये अधिक प्रभाव होने की वजह से काफ़ी फ्रांस को प्रॉब्लम हुई, और जब आपस में दोनों ग्रुप लड़ते रहते थे हर किसी छोटी बात पे, जिससे क्या है कि इस कमेटी पे अधिक प्रभाव होने की वजह से फिर एक साल का 19 जून 1793 से जुलाई 1794 तक का काल है रेन ऑफ टेरर का काल, क्योंकि इसमें रोबेस्पियर के हाथ में अधिक पावर होने की वजह से उसने वो सही और गलती में फ़र्क समझने के बजाय उसने जो भी इस कमेटी के खिलाफ बोलता उसको मार दिया जाता, और इसी की वजह से उसने 16,000 व्यक्तियों को 16,000 जो कि एक ह्यूज नंबर होता है, उनको एक साल के अंदर मरवा दिया। ये सिर्फ वो आंकड़े हैं जो सामने आए थे, कुछ अधिकतर आंकड़े भी तो जो सामने भी नहीं आए, तो करीब 20 से 22,000 लोगों को मान सकते हो कि एक साल में इसने मरवा दिया था। और जैसे को तैसा ही होता है कि आखिर इसी कमेटी ने रोबेस्पियर को भी गिलोटिन की सज़ा सुनाई। ठीक है। गिलोटिन की सज़ा का तात्पर्य यह है कि एक ऐसा बड़ा ऐसे दरवाजे के आकार का कुछ बना होता है, जिसमें यहाँ पे छुरा लगा होता है, इस तरह से एक छुरा काफ़ी बड़ा चाकू लगा होता है, यहाँ पे व्यक्ति को सुलाया जाता है। जैसे ही छुरा इसकी गर्दन पे गिरता, काफ़ी मतलब तेज़ी से गिरता है, और छुरा भी बड़ा होने से काफ़ी भारी होता है, गर्दन अलग धड़ अलग, इसको काफ़ी आसान मौत मानी जाती थी। आसान तो वैसे क्या थी, इतना भारी छुरा बर्तन, चलो ठीक है। लेकिन अब रोबेस्पियर को भी गिलोटिन की सज़ा सुना दी जाती है, मौत हो जाती है, तो जेकोबियन ग्रुप की प्रभाविता या उसकी ताकत खत्म हो जाती है, तो ताकत ट्रांसफ़र हो जाती है जिरोडेंट ग्रुप के पास, और वो भी एक साल तक चलता है, फिर उसका भी अस्तित्व खत्म हो जाता है। फिर निर्माण होता है 1995 में डायरेक्टरी का निर्माण होता है। इसी के साथ साथ कहीं ना कहीं नेपोलियन का उदय प्रारंभ होने लग जाता है। इसका भी शासन काफ़ी अच्छा रहा नहीं था फ्रांस में। ये 5 सदस्य की एक डायरेक्टरी थी। इसके शासन से भी फ्रांस के लोग खुश नहीं थे, और कुछ विरोधी दल भी थे जिनको नेपोलियन ने ख़त्म कर दिया था, और ये डायरेक्टरों की नज़र में आ गए थे। और जैसे ये डायरेक्टरी की नज़र में आते हैं, डायरेक्टरी इनको सपोर्ट करती है, इनको थोड़ा इनकी ताकत बढ़ा देती है, जिसकी वजह से डायरेक्टरी को भी सपोर्ट मिलता है, और नेपोलियन को ब्रिगेड आर्टिलरी कमांडर से ब्रिगेडियर कमांडर बना दिया जाता है। अब नेपोलियन को
देश की स्थिति सुधारने के लिए आगे रखा जाता है, जिससे ये क्या करते हैं कि पहले अब फ्रांस दो जगहों से युद्ध में घिरा हुआ था, गृह युद्ध से भी घिरा हुआ था और एक्सटर्नल बाहरी युद्ध पड़ोसी देशों में ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, स्वीडन, इन पर्सिया, इन देशों के भय में भी जी रहा था। तो सबसे पहले इनको सबसे अधिक डर था ब्रिटेन से, तो ये ब्रिटेन को पीछे धकेलते हैं नेपोलियन, फिर आते हैं घर में और सिविल वॉर को ख़त्म करते हैं। जैसे ये सिविल वॉर को ख़त्म करते हैं तो डायरेक्टली इन्हें भेज दिए इटली अभियान पे। जी हाँ, नेपोलियन ने ब्रिटेन को पीछे धकेलते सिविल वॉर ख़त्म करते हैं और फिर इटली अभियान पे इन्हें भेजा जाता है, जहाँ पे फ्रांस की सेना पहले से फंसी रहती है। जी, इनके लीडर थे फ्रांस की सेना के जो ऑस्ट्रिया में थे, ऑस्ट्रिया में इटली में फंसे हुए थे, क्योंकि इटली पे उस वक्त इटली को कमांड कौन करता था, ऑस्ट्रिया करता था। अब वहाँ पे इटली को मुक्ति दिलाने के लिए फ्रांस की सेना गई हुई थी, जहाँ पर उनके लीडर मर चुके थे और बिल्कुल डीमोटिवेट हो चुकी थी फ्रांस की सेना। तो नेपोलियन को भैया भेजा जाता है। अब थोड़ा मैं मैप समझाता हूँ कि होता क्या है। यहाँ पे है फ्रांस, ये है यूके, यहाँ पे है स्पेन जो कि कहीं ना कहीं फ्रांस के ही साथ था, ये पर्सिया, ये ऑस्ट्रिया, और यहाँ पे ये है इटली। ठीक है, ये हिस्सा है इटली का। ठीक है, अब यहाँ पे होता ये है कि अब यहाँ से ऑस्ट्रिया डोमिनेट कर रहा है इसको, इटली को, लेकिन अब ये चाहिए फ्रांस को। तो नेपोलियन यहाँ पे जाते हैं, ऑस्ट्रिया को खदेड़ते हैं यहाँ से। ठीक है, ऑस्ट्रिया को यहाँ से भगा देते हैं और इटली पर फ्रांस का राज हो। जब ये जाते हैं तो जो फ्रांस की सेना पहले से यहाँ पे फंसी हुई होती है, तो उनको ये लगता है कि ये छोटा सा नाटा सा आदमी जो 5 फुट 2 इंच हाइट है इसकी, ये कैसे हमें युद्ध जितवाएगा, जो कि हमारी इतनी बुरी हालत है, क्योंकि वहाँ पे सामान खाने पीने का पहुँच नहीं रहा, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी। भैया ये वहाँ पे एक स्पीच देते हैं, पूरी आर्मी सेना को मोटिवेट करते हैं और अपने लीडरशिप स्किल के दम पे वहाँ से न केवल फ्रांस की सेना को बाहर निकालते हैं, बल्कि फ्रांस की सेना को वहाँ से जीत दिला के बाहर निकालते हैं, ऑस्ट्रिया को पराजित करते हैं, ऑस्ट्रिया को पीछे धकेलने में उनको पूरी सफलता हासिल होती है और इटली पर भी इनका अधिकार हो जाता है, जिससे ये ऑस्ट्रिया को मजबूर करते हैं ट्रीटी ऑफ कैंपो फॉर्मियो के लिए, जहाँ पे ऊपर का हिस्सा तो दिया जाता है ऑस्ट्रिया को और कोस्टल एरिया, समुद्री जो हिस्सा है, पानी से लगा जमीन का हिस्सा है, टुकड़ा है, वो रखते हैं फ्रांस, जिससे कि व्यापार में यहाँ से इनको काफ़ी फ़ायदा मिलता है फ्रांस को। यहाँ पे इनको आयरन ऐसी कुछ खदानें या इनको ऐसक वगैरह मिलते हैं, जिनसे कि इनकी इकोनॉमी थोड़ा डेवलप किया जा सके। जहाँ जगह यहाँ पे इनको पूरे इटली में लूटपाट मचाई और काफ़ी इनको पैसा वैसा यहाँ पे मिलता है। 1797 में कैंपो फॉर्मियो की संधि करता है फ्रांस ऑस्ट्रिया के मध्य होती है और ये समुद्री स्थान रख देता है। अब इटली अभियान से जैसे नेपोलियन लौटते हैं तो इनका भव्य स्वागत होता है फ्रांस के अंदर। डायरेक्टर इस बात से भयभीत हो जाती है क्योंकि नेपोलियन का दबदबा फ्रांस में बढ़ता दिखाई दे रहा होता है और डायरेक्टरी कहीं ना कहीं पलड़े में झुकाई देती नजर आती है। लेकिन नेपोलियन को फ्रांस से दूर रखने के लिए डायरेक्टरी उपाय सोचती है। इसमें फ्रांस का प्रतिनिधि केवल ब्रिटेन रह गया था, क्योंकि रसिया भी इन्वॉल्व हो नहीं रहा है, ऑस्ट्रिया पर्शिया को ये हरा चुके हैं। ठीक है, और अभी तो ऑस्ट्रिया में राज इन्हीं का चल रहा है, तो अब फ्रांस का प्रतिनिधि ब्रिटेन रह गया। लेकिन नेपोलियन को ये बात पता थी कि ब्रिटेन को प्रत्यक्ष रूप से युद्ध में नहीं हराया जा सकता, तो कहीं ना कहीं उसे बीच में से तोड़ना जरूरी है, उसकी शक्ति को कमजोर करना जरूरी है। तो उन्हें ब्रिटेन को हराने के लिए उसके साम्राज्य पर सीधे आक्रमण न करने का उचित समझता था मिस्र, इजिप्ट अभियान योजना की। डायरेक्ट ने इसे तुरंत स्वीकार कर लिया, क्योंकि डायरेक्टरी चाहती थी कि नेपोलियन जितना फ्रांस से दूर है उतना अच्छा रहेगा। और फिर 1798 में बोनापार्ट ने मिस्र के लिए प्रस्थान किया। ब्रिटेन पर प्रत्यक्ष आक्रमण करने के स्थान पर ब्रिटेन के पूर्वी साम्राज्य मिस्र पर आक्रमण करते हैं। अब यहाँ पे जब फ्रांस निकलता है इजिप्ट मिस्र पे आक्रमण के लिए, तो एक मेमलुक जो वहाँ के शासक होते हैं उनका सामना पिरामिड के युद्ध में होता है नेपोलियन से। लेकिन मेन बात ये इनको पता था, कमांडर जो नेल्सन है वो नेपोलियन का पीछा कुशलतापूर्वक करे, आगे फ्रांस को नील नदी के युद्ध में तितर बितर कर देते हैं, जिससे इनकी सेना फ्रांस की थोड़ी कमज़ोर हो जाती है और ये इजिप्ट को तो जीत लेते हैं, लेकिन फ्रांस की नेवी को नस्तानाबूद कर दिया जाता है नेल्सन की फ्लीट द्वारा। और यहाँ पे वो फ्रांस हार तो है, लेकिन इजिप्ट को जीतने में ये सफलता हासिल करते हैं,
क्योंकि यहाँ पे ब्रिटेन अकेला था, सारे पड़ोसी देशों को नेपोलियन लगभग दबा चुका था। और इस आक्रमण की वजह से इनको फिर से एक द्वितीय गुट बनाने का अवसर मिल गया, सारे देशों को इकट्ठा करने का अवसर मिल गया। अब नेपोलियन आते हैं, फ्रांस आते हैं, ठीक है, 1799 में आते हैं फ्रांस, और एक अच्छा मौका देखते हैं और समय को अपने पक्ष में पाकर वो तख्ता पलट कर देते हैं, जिससे अपने आप को ही फ्रांस का सम्राट घोषित तो नहीं करते, लेकिन अपने आप को ही वहाँ पर रखते हैं, डायरेक्टरी को ख़त्म कर देते हैं। वहाँ पर एक कंसल्टी बनाते हैं जिसके अंदर 3 सदस्य होते हैं और प्रमुख सदस्य नेपोलियन अपने आप को रखते हैं, अंतिम निर्णय अपने पास रखते हैं। ताकत का विकेंद्रीकरण नाम से करते हैं, लेकिन फिर भी मेन पावर अपने पास रखते हैं। और फिर अब नेपोलियन को पता था कि पहले फ्रांस की इकोनॉमी आर्थिक स्थिति को ठीक करना होगा, लेकिन इससे पहले अब ऑस्ट्रिया जो कि फिर से उठ खड़ा हो रहा था धीरे धीरे, उसको भी दबाना होगा। ब्रिटेन को अभी हराया नहीं जा सकता, तो ऑस्ट्रिया को हराते हैं 1800 में। और ये फिर इटली का दूसरा अभियान बसंत ऋतु में प्रारंभ करते हैं और ऑस्ट्रिया को हराते हैं और ल्यूनविल की संधि के लिए विवश कर दिया, जिसमें कि कैंपो फॉर्मे की शर्तें फिर से दोहराई गई, ठीक है। ऑस्ट्रिया खत्म, और फिर से इनका जो इन्होंने कोalition बनाया था, गुट बनाया था देशों ने, ब्रिटेन ने, उसको ख़त्म हो चुका है फिर से। और इंग्लैंड से एमियंस की संधि 1802 में कर देते हैं, जिससे कि ब्रिटेन शांत, ऑस्ट्रिया शांत। अब ये काम करेंगे देश के लिए, स्थापना करते हैं नेपोलियनिक कोड की, यहाँ पे स्थापना करते हैं और नेशनल बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना करते हैं। एजुकेशन में तगड़ा सुधार करते हैं, कृषि में नयापन लाने की कोशिश, और लोग काफ़ी नेपोलियन से खुश हो जाते हैं। बाद में 12 दिसंबर 1804 को नेपोलियन ने अपना राज तिलक करवाया, जिससे ब्रिटेन और फ्रांस के बीच युद्ध की संभावनाएं बढ़ने लगी, ठीक है। अब यहाँ पे रशिया को इन्होंने बार बार हराया था, ठीक है। अब कहीं ना कहीं ब्रिटेन और फ्रांस के मध्य युद्ध के बादल मंडराने लगे थे, क्योंकि अब भयभीत होने लगे थे पड़ोसी देश की आखिरतः इन्होंने राज शासन फिर से लागू कर दिया। वायुओं की क्रांति हुई थी राज शासन को हटाने के लिए, लेकिन नेपोलियन ने क्या किया, फिर से राज शासन ही लागू कर दिया। लेकिन इस बार लोग गुस्सा इसलिए नहीं हुए कि उन्होंने कार्य काफ़ी अच्छा किया था। चर्च खोल दिए थे, जो कि रेन ऑफ टेरर के समय रोबेस्पियर ने बंद करवा दिए थे, उनको खोला। पादरियों की सीमित शक्ति दी गई, उनसे शक्तियाँ सारी लगभग छीन ली गई थी। लोगों को इक्वलिटी का एक मार्ग प्रदान किया, सबको समानता का अधिकार दिया, जिससे कि सब लोग अपनी आराम से अच्छे से जीवन को यापन कर सके। सब पे टैक्स लगाए गए, किसी को नहीं छोड़ा गया, और टैक्स लगाए गए, सब पे लगाए गए, बराबर लगाए गए, किसी भी फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेट को सबको एक समान कर दिया, सबकी ताकत एक समान कर दी। अब यहाँ से शुरू होते हैं नेपोलियनिक वॉर्स, जिसमें एमियंस की संधि टूटती है और ट्रफलगार का युद्ध होता है, जिसमें फ्रांस और स्पेन की नेवी होती है, इधर ब्रिटेन की नेवी होती है। इनके पास अधिक ताकत होने के बावजूद ये ब्रिटेन की नेवी से हार जाते हैं, क्योंकि ब्रिटेन की जो ताकत है वो नेवी काफ़ी मजबूत होती है, और इसी वजह से फ्रांस और स्पेन को यहाँ पे हार का सामना करना पड़ता है। फिर इधर होती है बैटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इसके अंदर ऑस्ट्रिया को ये फिर से ऑस्ट्रिया को हराते हैं और प्रेसबर्ग की संधि थोप दी जाती है। कुछ समय बाद बैटल ऑफ उल्म होती है, जिसमें ऑस्ट्रिया और रूस एक साथ युद्ध लड़ने की रणनीति बनाते हैं, और जिसने फ्रांस को हरा सके। लेकिन ये बात जब नेपोलियन को पता चलती है, तो ऑस्ट्रिया को रास्ते में ही पकड़ते हैं और खदेड़ के रख देते हैं। ऑस्ट्रिया को रूस पहुंचने ही नहीं देते कि जिससे साथ लड़ सके, और रूस को पकड़ते हैं, उसको भी खदेड़ते हैं। तो फिर से यहाँ पे ऑस्ट्रिया हारता है और रूस, दोनों की हो जाती है हार। अब ऑस्ट्रिया संधि के तहत, ठीक है, ब्रिटेन बचा हुआ अभी तक, और रशिया पर भी तिल की संधि थोप दी जाती है, रशिया को भी पकड़ लेते हैं। ऑस्ट्रिया, रशिया, पर्सिया, स्वीडन, सब पे लगभग संपूर्ण यूरोप पे राज होता है किसका, नेपोलियन बोनापार्ट का। अब इंग्लैंड बचा हुआ है, ब्रिटेन एक बचा हुआ है, जो कि अभी काफ़ी बड़ी शक्ति है। ये बगैर फिर से 1812 में, सितंबर 1812 के अंदर आक्रमण कर देते हैं रशिया पर, और रूस इस बार इंतज़ार कर रहा होता है। रूस की भी काफ़ी अच्छी रणनीति ये होती है कि जितना हो सके फ्रांस को अंदर आने दो। क्यों कि रशिया काफ़ी बड़ा है, मैप में आप देखोगे तो चाइना के ऊपर रशिया काफ़ी बड़ा एक एरिया है, जिसकी वजह से रशिया ने उसका फ़ायदा उठाया। और रशिया का मौसम काफ़ी ख़राब था, सर्दी बहुत तेज़ थी, 12 - डिग्री में चल रहा था,
नेपोलियन जब मॉस्को पहुंचे तब उनको अपनी गलती का एहसास हुआ, तब तक वो काफ़ी लेट हो चुके थे। लेकिन मॉस्को पूरा खाली पड़ा था और इधर सेनाएं आपस में भिड़ गई, खाने को कुछ था नहीं। और फिर वहाँ से नेपोलियन भैया दुम दमा के भागते हैं, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन था नहीं। वहाँ से तो नेपोलियन बच के निकल जाते हैं। कहीं ना कहीं ये थोड़ा नेपोलियन के लिए इनका पतन का कहीं ना कहीं कारण सिद्ध हो जाता है। ठीक है। और एक तो ये बैटल ऑफ लिप्जिग होती है 1813 के अंदर, जहाँ ब्रिटेन, रसिया, पर्सिया, ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन, सारे देश मिलके फ्रांस पर अटैक करते हैं। फ्रांस बुरी तरह हारता है और फिर अक्टूबर 1813 के बाद इनको भेज दिया जाता है एल्बा आइलैंड पर भेज दिया जाता है। लेकिन भैया ये रुकने वाले नहीं थे। अब फिर से राजा का शासन लोगों को पसंद नहीं आता है, नेपोलियन की डिमांड होने लगती है और ये फिर से चले जाते हैं फ्रांस। और वहाँ पे ये फिर से अपना राज शासन स्थापित करते हैं। और इनको इनको मतलब इतना इनका दिमाग खराब हो चुका था कि इनको बस जीत दिखाई दे रही थी किसी भी हाल में। और ये फिर अंतिम बैटल लड़ते हैं, बैटल ऑफ वाटरलू। फ्रांस के, देखो आपको बताता हूँ वाटरलू आखिर वाटर यहाँ पे वाटरलू कहीं ना कहीं स्थित है, इसी किसी एरिया के अंदर वाटरलू यहाँ पे स्थित है। यहीं पे अंतिम बैटल 1815 में लड़ी गई थी यूके इसके ऑस्ट्रिया से। ठीक है। और इन्हीं सब देशों के साथ पर्सिया के साथ फ्रांस के साथ युद्ध होता है और अंतिम बैटल होती है 18 जून 1815 में होती है। नेपोलियन हारता है और इनको फाइनली भेज दिया जाता है सेंट हेलिना आइलैंड। यहाँ पे इनको भेज दिया जाता है और यहीं पे इनकी मौत हो जाती है। जो कुछ कहा जाता है इनको कि करीब इनकी मौत होती है 5 मई 1821 को, करीब 6 साल बाद इनकी मौत होती है। कारण बताया जाता है स्टमक कैंसर, जो कि एक फेमस इनका रीज़न यही था। लेकिन कुछ और भी कारण होते हैं कि इनको जहर दे दिया गया, पॉइजन दे दिया गया था, इनको मार दिया गया था। इनकी वहाँ पे काफ़ी इंसल्ट होती थी, तो ये कहते थे भैया मैं अच्छा लीडर रहा हूँ, मैंने काफ़ी लगभग यूरोप को जीता है, थोड़ी इज्जत करो। लेकिन ऐसा होता नहीं था क्योंकि आप उस वक्त जेल में थे। और यहीं से नेपोलियन का किस्सा ख़त्म हो जाता है, नेपोलियन की मौत हो जाती है। और फिर से लुई नेक्स्ट लेक्चर में। चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, लाइक और शेयर वीडियो को ज़रूर कर देना। आगे भी आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेगी।